नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम पूरी साइंस पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। और इतना मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगर आप मेरे साथ अच्छे से तैयारी करते हो तो साइंस में आपके 95 से ऊपर आपके जरूर आएंगे। मैं आपको अच्छे से नोट्स करवाऊंगा, आप साथ साथ में नोट्स बनाओ। मैं आपको जो नोट्स करवाऊंगा वो नोट्स इतने ज़बरदस्त होंगे, एक तो सरल भाषा में, इसके साथ साथ पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, याद भी होगा। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं आपको बोर्ड के ऊपर बताऊं उतना अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद याद एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बार एक क्लास लेके देखना, आपको मज़ा आएगा पूरा। आपको मैं कहना चाहूँगा कि आपको हर प्रकार का PDF मिलेगा, हर प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की साइंस की क्लास। आज का पहला चैप्टर, आपको पता है हमारी जो साइंस है 10th क्लास की साइंस, उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर जो पहला है उसका नाम क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइंस जो होती है ना, साइंस वो चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 का नाम याद होना चाहिए, फिर आप अच्छे से उसको एक कड़ी से जोड़ के आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। क्या नाम है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर, ये केवल और केवल 2 चीज़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर? सबसे पहले बात करेंगे हम भोजन की और उसके बाद बात करेंगे हम मानव स्वास्थ्य की। कहने का मतलब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें हैं, एक तो है भोजन की बात और दूसरी बात है मानव स्वास्थ्य की बात। इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। अब पहले मैं आपको बता दूं ये कितने नंबर का आएगा। तो दोस्तों इसका जो अंक है वो है 4 नंबर का। कितने अंक का आएगा ये चैप्टर? 4 नंबर का ये चैप्टर आएगा। 4 नंबर आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, बस आप अच्छे से मेरे साथ तैयारी करते रहो। मैं आपको बता दूं, भोजन और मानव स्वास्थ्य 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले भोजन के बारे में, क्योंकि पहले हम भोजन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो बात करते हैं भोजन क्या है ना, भोजन क्या है, उसके बाद मानव स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेंगे। देखिए भोजन, अब मैं आपको पूछ लूं कि बताओ भोजन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर हम जो खाते हैं ना वो भोजन है। दोस्तों भोजन उसको नहीं कहते, जैसे मैं इसको खा लूँगा तो ये भोजन नहीं है, मैं इस चौक को खा लूँगा तो क्या ये भोजन है ना? या फिर मैं एक सेब खा लेता हूँ, क्या वो भोजन है? सेब बिल्कुल भोजन है, ये भोजन नहीं है, ये भी भोजन नहीं है। तो भोजन हम किसको कहते हैं? है क्या भोजन? दोस्तों भोजन ऐसा होता है, भोजन वो पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में जाने के बाद हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। यानी वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। साथ ही हमारा जो पुराने ऊतक होते हैं, जिसको हम टूटे फूटे ऊतक बोलते हैं, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं। टूटे फूटे ऊतकों की क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं तथा शारीरिक क्रिया का मतलब शरीर की क्रियाओं पर, तथा शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उन पदार्थों को बोलते हैं भोजन। यानी वो क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? भोजन कहलाएंगे। अब समझना इस बात को, सभी को याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझना इस बात को, मैंने ये थ्योरी लिखवाई है, ये थ्योरी आपको मैं नोट्स भी दे दूंगा। और वैसे आपको नोट्स खुद को बनाने हैं, क्योंकि खुद के बनाए हुए जो नोट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छे से हम याद कर सकते हैं उनको। इसलिए आपको खुद को नोट्स बनाने हैं।
देखो मैंने क्या बताया, वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो मेरे को कोई कहेगा कि चल अब तेरे को ये काम करना है, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं है, मेरे शरीर में ऊर्जा नहीं है। लेकिन पहले मेरे को खाना खिला देगा और फिर मेरे को कहेगा कि चल आपको काम करना है, ये काम करना है तेरे को, तो मैं ज़रूर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में एनर्जी आ गई। तो ध्यान रखना, भोजन उस पदार्थ को कहेंगे जो शरीर में ग्रहण करने के बाद हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है, हमारे शरीर में फोर्स लेके आता है, हमारे शरीर में शक्ति लेके आता है, हमारे शरीर में ऊर्जा लेके आता है। तो ऐसे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद ऊर्जा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं। टूटे फूटे ऊतक मतलब हमारा जो शरीर है वो ऊतकों से मिलकर के बनता है। बहुत सारे ऊतक खराब हो जाते हैं, उन खराब ऊतकों की क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वो जो घाव होता है वो 5, 7, 10 दिनों के बाद अपने आप भर जाता है। वो क्यों भरता है? वो दोस्तों इसी भोजन के कारण भरता है। क्यों? क्योंकि भोजन क्या करता है, हमारे शरीर की मरम्मत करता है। जैसे आपने देखा होगा जो दीवार होती है, दीवार में दीमक लगने के बाद दीवार खराब हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, मिस्त्री को बुला के और उस दीवार की मरम्मत करवाते हैं, है ना, सीमेंट के द्वारा। उसी प्रकार से हमारे शरीर की मरम्मत कौन करता है दोस्तों, हमारे शरीर की मरम्मत करता है भोजन। और भोजन में किसको कहते हैं, वह पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद क्या दे देगा, ऊर्जा दे देगा, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत कर देगा और साथ ही साथ शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखेगा। किसके ऊपर नियंत्रण रखेगा, शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखेगा। अब ये शारीरिक क्रिया क्या होती हैं, जैसे बोलना, हंसना, रोना, चलना फिरना, घूमना, ये जो क्रियाएं होती हैं, सोना जागना, ये सारी क्रियाएं हमारी, ये सभी की सभी क्रियाएं क्या होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं। ये क्या होती हैं, शरीर की क्रियाएं होती हैं। जैसे मान लो 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया तो हमें नींद नहीं आएगी भूख से। अगर हमने मान लो 2 दिन से खाना नहीं खाया और हमें ये बोल दे कोई कि तेरे को 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको भूख लगी, आपके शरीर में एनर्जी नहीं है। तो जितनी भी शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण भी कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है दोस्तों, यही भोजन करता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ ये चोक भोजन है क्या, ये चोक भोजन है? आप कहोगे नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इस चोक को खा लूँगा तो इस चोक से मेरे को ऊर्जा नहीं मिलेगी। मैं इस डस्टर को खा लूँगा तो इस डस्टर से मेरे को क्या नहीं मिलेगी दोस्तों, ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ना तो ये डस्टर भोजन है, ना ये चोक भोजन है। लेकिन एक मान लो सेब है, वो मेरे को खिला दिया तो मेरे शरीर में क्या आएगी, ऊर्जा आएगी, मेरे शरीर में फुर्ती आएगी। इसका मतलब जो सेब है वो क्या है, भोजन है। तो दोस्तों भोजन उसको कहेंगे जो शरीर में क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने नन्हे अधिकारियों के पास। जो भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चों के पास बैठ के अच्छे से वीडियो दिखाओ। उनको मोबाइल सौंपना नहीं है, खुद को पास बैठना है, आपकी देख रेख में ही वो बच्चे वीडियो देखें, उससे अच्छा महसूस होगा, उनको देखने में इंटरेस्ट लेंगे। इसके अलावा वो कोई फालतू वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है आपको। अब बात ये आती है कि भोजन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भोजन होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का भोजन होता है, वो 2 प्रकार का होता है। भोजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, 2 प्रकार की अगर बात करें तो पहला है दोस्तों संतुलित भोजन। पहला क्या है, संतुलित भोजन। पहला संतुलित भोजन और दूसरा है दोस्तों असंतुलित भोजन। दूसरे का क्या नाम है, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन, है ना। संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन, भोजन 2 प्रकार का होता है। आप जो घर में खाते हो वो भोजन भी क्या पता 2 प्रकार का हो। अब आपको ये देखना है कि कौन सा संतुलित होता है, कौन सा असंतुलित होता है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं संतुलित भोजन क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे संतुलित भोजन क्या होता है, यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी घटक, अब ये घटक क्या चीज़ है, क्या बवाल है घटक, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ऐसा भोजन जिसमें सभी घटक, जैसे घटक की अगर बात करें तो कौन कौन से घटक होते हैं दोस्तों भोजन के। एक होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, विटामिन,
खनिज लवण, खनिज लवण है ना, खनिज लवण। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, सभी के सभी ये घटक होते हैं भोजन के घटक। घटक का मतलब जिससे बना होता है। जैसे मान लो ये जो चौक है ये किसका बना है, ये मान लो सफ़ेद मिट्टी का बना है। किसका बना है, सफ़ेद मिट्टी का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के जो कण है ना, वो इस चौक के क्या हो गए, घटक हो गए, है ना, ये क्या हो गए, घटक हो गए। जैसे मान लो एक डस्टर की बात करें तो डस्टर किसका बना है, ये फोम का बना है। तो ये जो फोम के जो कण है ना, वो क्या हो गए, वो हो गए हमारे घटक। जैसे मान लो एक बात करते हैं माला की। माला आपने देखी होगी, माला मोतियों से मिलकर किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से मोतियों से मिलकर क्या बनती है, माला बनती है। अब आपको पूछ ले कि बताइए इसके घटक कौन कौन से घटक हैं, तो इसमें एक घटक तो ये है, एक ये है, एक ये है, ये सभी के सभी घटक हैं। यानी जो वस्तु जिससे मिलकर के बनती है उन कणों को हम क्या बोलते हैं, उन कणों को बोलते हैं घटक। तो भोजन किससे मिलकर के बनता है, भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण से मिलकर के बनता है। उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, संतुलित भोजन बोलते हैं। यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सभी के सभी घटक क्या हों, उचित मात्रा में, उचित मात्रा में, उचित मात्रा में क्या हों, उपस्थित हों, क्या हों, उपस्थित हों, उचित मात्रा में उपस्थित हों, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखो दोस्तों कंपटीशन की अगर तैयारी करते हो तो बात अलग है, लेकिन आप छोटे बच्चों, छोटे अधिकारी हो, आप आगे आने वाले टाइम के अधिकारी बनोगे आप। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक एक बात को आपको लिखना है, एक एक बात को आपको याद करना है, अच्छे से याद करना है। याद करवाने की कोशिश मैं करूंगा, एक बार अच्छे से समझो, उसके बाद आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, आपको याद हो जाएगा। मैंने बताया आपको भोजन की परिभाषा, भोजन क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया भोजन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों भोजन दो प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों। दो प्रकार का भोजन कौन कौन सा होता है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन हम किसको कहते हैं कि ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सभी के सभी जिस भोजन के अंदर पाए जाएंगे, जिस भोजन में ये सभी के सभी घटक होंगे, उस भोजन को हम क्या कहेंगे, उस भोजन को हम कहेंगे संतुलित भोजन। क्या कहेंगे, संतुलित भोजन कहेंगे। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। अब आपके दिमाग में यह भी आ गया होगा कि असंतुलित भोजन की परिभाषा क्या होगी। इसकी परिभाषा दोस्तों, अगर आपको इस संतुलित भोजन की परिभाषा अगर आपको याद है तो इसकी आपको याद हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि उपस्थित हों, उसे हम संतुलित भोजन बोलते हैं। लेकिन जिस भोजन के अंदर ये सभी के सभी घटक, ये सभी के सभी घटक नहीं पाए जाते हैं, ये सभी के सभी घटक नहीं पाए जाते हैं, उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, असंतुलित भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंतुलित भोजन बोलते हैं। अब क्वेश्चन आपसे, तीन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, भोजन किसे कहते हैं, आपको परिभाषा लिखनी है कि ऐसे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के बाद हमें ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं, उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं। भोजन कितने प्रकार का होता है, भोजन दो प्रकार का होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा संतुलित भोजन किसे कहा जाता है, तो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना है कि ऐसा भोजन जिसमें सभी घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि उपस्थित हों, उसे हम संतुलित भोजन बोलेंगे। और जिसके अंदर ये घटक नहीं पाए जाते उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित भोजन कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो साइड में आपको इस प्रकार का अंगूठा दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है। लेकिन इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने आपको ये बताया है कि असंतुलित जो भोजन होता है ना, वो क्या होता है कि वह भोजन जिसके अंदर सभी घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि उपस्थित नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, असंतुलित भोजन बोलते हैं। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई बच्चा, आपकी उम्र का बच्चा असंतुलित भोजन ग्रहण करता है, असंतुलित भोजन क्या करता है, ग्रहण करता है, कोई बच्चा लंबे समय तक असंतुलित भोजन को खाए जाता है, असंतुलित भोजन ही ग्रहण करता है, तो उस बच्चे के अंदर कुपोषण की स्थिति आ जाती है। किसकी स्थिति आ जाती है, कुपोषण की स्थिति, कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है। अब क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये पूछेगा कि लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने पर कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है, तो आपका उत्तर रहेगा कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये कुपोषण है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताई है कि असंतुलित भोजन अगर हम लंबे समय तक ग्रहण करेंगे, लंबे समय तक भोजन इसी प्रकार का यानी असंतुलित भोजन ही खाते जाएंगे, तो हमारे शरीर में एक स्थिति पैदा हो जाएगी और उसी स्थिति का क्या नाम होगा, कुपोषण। क्या नाम होगा, कुपोषण। चलिए बात करते हैं इससे आगे कुपोषण क्या है। दोस्तों जो आपकी किताब में दे रखा है ना 10th क्लास की साइंस की बुक में, उसी के अनुसार मैं आपको पढ़ाऊंगा, ना ज़्यादा पढ़ाऊंगा ना कम पढ़ाऊंगा, जितना दे रखा है उतना पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पढ़ाऊंगा वो 100% दमदार पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप अच्छे से वीडियो देखते रहिए, ये मेरी गारंटी है कि आपके 95 से ऊपर नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों मेरा रिकॉर्ड जो मेरे आसपास के बच्चे उनको तो पता ही है, सभी जानते हैं मेरे को, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं कभी मेरा रिकॉर्ड दिखाऊंगा। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं और जो मन लगा के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके सभी के 90% से ऊपर नंबर आए हैं मेरी साइंस में। मेरे ऊपर कोई वो गर्व की बात नहीं है, लेकिन बच्चों ने मेहनत की है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके भी आ सकते हैं, बस मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। जितनी मेहनत मैं करूँगा उतनी आपको करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं दोस्तों कुपोषण क्या है। कुपोषण, ये कुपोषण क्या चीज़ है इसके बारे में बात करते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, कोई बच्चा अगर लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करेगा तो उसके शरीर में एक रोग पैदा हो जाता है, और उस रोग को ही क्या कहते हैं, उस रोग को ही कहते हैं हम कुपोषण। यानी लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करने पर, असंतुलित ग्रहण करने पर उत्पन्न होने वाली रोग की स्थिति, रोग की स्थिति कुपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, कुपोषण कहलाती है, कुपोषण कहलाती है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो मैं समझा दूंगा। देखो मैंने क्या बताया, लंबे समय तक, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। लंबे समय का मतलब लंबा समय यानी कई दिनों तक, 2 महीने 5 महीने 10 महीने 2 साल 5 साल। अगर कोई बच्चा लंबे समय तक असंतुलित भोजन ग्रहण करेगा, और असंतुलित भोजन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि यदि कोई बच्चा लंबे समय तक असंतुलित भोजन खाता रहेगा या असंतुलित भोजन ग्रहण करता रहेगा तो उस बच्चे के शरीर में एक रोग पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, रोग पैदा हो जाता है। और दोस्तों उस रोग को ही क्या कहा जाता है, उस रोग को ही कुपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुपोषण कहा जाता है। अब ये रोग किस किस का हो सकता है दोस्तों, अगर भोजन में विटामिन की कमी है तो विटामिन से संबंधित रोग हो जाएंगे। अगर भोजन में विटामिन की कमी है तो विटामिन से संबंधित रोग हो जाएंगे। अगर प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन से संबंधित रोग हो जाएंगे। अगर खनिज लवण की कमी है, अगर खनिज लवण की कमी है तो खनिज लवण से संबंधित क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। भोजन क्या है, भोजन कितने प्रकार का है, संतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन क्या है, और असंतुलित भोजन ग्रहण करने पर क्या उत्पन्न होता है, कुपोषण उत्पन्न होता है। और कुपोषण है क्या वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी जो 10th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 बातें दे रखी हैं। एक तो विटामिन कुपोषण के बारे में, एक प्रोटीन कुपोषण के बारे में, और एक खनिज लवण कुपोषण के बारे में। ये 3 प्रकार के ही कुपोषण दे रखे हैं, है ना। यानी कहने का मतलब भोजन में अगर विटामिन की कमी हो जाए तो विटामिन से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं,
प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन से संबंधित उत्पन्न रोग हो जाते हैं। तो हमें जो पढ़ना है ना वो विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण के बारे में ही पढ़ना है, अनावश्यक चीजें में नहीं पढ़नी है। जितना हमें दे रखा है उतना ही पढ़ना है। अब दोस्तों मान लो कोई बच्चा है और उस बच्चे के भोजन में लंबे समय तक विटामिन की कमी रहती है। क्या रहती है? विटामिन की कमी रहती है, तो उसको बोलते हैं विटामिन कुपोषण। तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा विटामिन कुपोषण। क्या होगा? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण। अब आपको मैं पूछ लूं, बताओ रे बच्चों विटामिन कुपोषण क्या है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि गुरुजी जिस भोजन में विटामिन की कमी होगी उसको ग्रहण करने पर, जिस भोजन में विटामिन की कमी होती है उस भोजन को लंबे समय तक ग्रहण करने पर हमारे शरीर में विटामिन से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन रोगों को ही हम क्या बोलते हैं? विटामिन कुपोषण बोलते हैं। कहने का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, भोजन में विटामिन की कमी से, भोजन में विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? विटामिन कुपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विटामिन कुपोषण कहलाते हैं। विटामिन कुपोषण कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी अगर हमारे भोजन में विटामिन की कमी है तो विटामिन से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे। किससे संबंधित रोग उत्पन्न हो जाएंगे? विटामिन से संबंधित जो रोग है ना वो उत्पन्न हो जाएंगे और उसी घटना को हम क्या बोल देते हैं? विटामिन कुपोषण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विटामिन कुपोषण बोल देते हैं। अब विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी बात करते हैं? विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए। अब आपसे क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो रासायनिक नाम है विटामिन ए का वो है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। आपकी बुक में भी दे रखा है, आपकी किताब में भी दे रखा है, आपकी पुस्तक में भी ये बात दे रखी है कि इस विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना वो है रेटिनोल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 नंबर का कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा? रेटिनोल। चलिए और बात करते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है, अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? दोस्तों सभी को पता है रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात दे रखी है। वैसे अगर आप हाई लेवल की बात करते हो ना तो बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपको उतना ही याद करना है जितना आपके काम की बात है। इतना ध्यान रखना है कि विटामिन ए की अगर हमारे भोजन में कमी हो जाती है ना तो कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? रतौंधी रोग उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या हैं? ये लक्षण भी आपसे पूछा जा सकता है, इसके लक्षण बताइए। तो दोस्तों इसके लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कम प्रकाश या फिर अंधेरे में दिखाई न देना। कम प्रकाश या अंधेरे में दिखाई न देना। ये इसका क्या है दोस्तों? लक्षण है। यानी कम प्रकाश हो या फिर अंधेरा हो तो वहां पर दिखाई नहीं देता है इस रतौंधी रोग से पीड़ित व्यक्ति को। यानी जिस व्यक्ति के रतौंधी रोग हो जाता है उस व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं रतौंधी। और हमारे आसपास इसको बोलते हैं रातिंदा। क्या बोलते हैं? रातिंदा, यानी रात को दिखाई न देना। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग और विटामिन ए की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसके लक्षण क्या क्या हैं, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आपको नोट्स बनाने हैं और इसी प्रकार से पढ़ना है। दोस्तों एक क्वेश्चन क्या होता है? एक क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। 30 के 30 क्वेश्चन मैं जो आपको नोट्स करवाऊंगा वहीं से आएंगे, अलग कहीं से नहीं आएंगे। दोस्तों मेरी बुक भी है, वो बुक भी मैं आपको दूंगा, PDF उसका दे दूंगा, आपके घर तक, आपके मोबाइल तक वो PDF आएगी। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा
15-20 दिन का। 15-20 दिन के बाद मैं आपको बुक भी दूंगा, मेरी खुद की लिखी हुई बुक दूंगा, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। अब कोई अन्य बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको पास बुक्स जो आती है ना एक्सेलेंट वगैरह वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस में नोट्स पढ़ने हैं। एक बार बोलता हूँ, बार बार नहीं बोलता मैं, लेकिन पहला वीडियो है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। अच्छे से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो। नए समझ में आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए इससे आगे बात करते हैं। ये तो बात थी विटामिन ए की। अब बात करते हैं विटामिन बी की। किसकी बात करते हैं? विटामिन बी। विटामिन बी, चलिए विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन बी। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, विटामिन बी अकेला नहीं होता। विटामिन बी को कई भागों में बांटा गया है। विटामिन बी को कई भागों में बांटा गया है। इस बेचारे को बीच में से तोड़ दिया कई भागों में। एक बन गया B1, दूसरा बन गया B2, तीसरा बन गया B3, चौथा बन गया B5, है ना। वैसे B6 भी होता है, B7 भी होता है, B9 भी होता है और B12 यानी 12 भी होता है। यानी कहने का मतलब इस B को इतने भागों में तोड़ दिया। आपने तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में ये पढ़ा होगा कि विटामिन बी, विटामिन बी। लेकिन अब आपको विटामिन बी नहीं पढ़ना है, अब आपको विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 इस प्रकार से आपको पढ़ना है। आई ना बात समझ में? क्यों? क्योंकि विटामिन बी को तो कई भागों में तोड़ दिया है, लेकिन आपकी 10th क्लास की बुक में सिर्फ और सिर्फ विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B12 के बारे में ही बातें दे रखी हैं। ये बीच के पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, ये बीच के पार्ट आपको नहीं पढ़ने हैं। आपकी बुक में नहीं दे रखे तो आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे। बात आ रही है ना समझ में आपको? सिर्फ और सिर्फ ये 4 पढ़ने हैं। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। यहाँ लिख देता हूँ थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। ओहो क्या बात है, थायमीन याद हो गया होगा, थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। हो गया होगा याद? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए विटामिन B2 का रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 की अगर बात करें दोस्तों तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 की बात करते हैं, विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों ना वो है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैंने क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया विटामिन B1, उसके बाद मैंने बात स्टार्ट की थी विटामिन B की। विटामिन B को कई भागों में बांट दिया, B1, B2, B3 और B12 बीच में भी थे, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। आई ना बात समझ में? अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन B12 की। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमिन। क्या नाम है? साइनोकोबालमिन। कोबालमिन, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या नाम है? साइनोकोबालमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। विटामिन B1, B2, B3 और B12 का रासायनिक नाम क्या है? अब बात करते हैं कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। इस विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन B1 की कमी से रोग उत्पन्न होता है थायमीन। कौन सा रोग? थायमीन रोग। कौन सा रोग दोस्तों? थायमीन रोग। सॉरी थायमीन नहीं, थायमीन नहीं, बेरी। थायमीन तो इसका रासायनिक नाम है। इससे रोग उत्पन्न होता है बेरी। कौन सा रोग? बेरी रोग। आई ना बात समझ में? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। विटामिन B2 की कमी से, इसका जो रासायनिक नाम है ना उसी से इसका रोग नाम बन जाएगा, रोग का नाम बन जाएगा। रोग का नाम क्या हो जाएगा? इसकी कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होगा? इसकी कमी से रोग उत्पन्न होगा राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस।
आई ना बात समझ में। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और राइबोफ्लेविनोसिस इसके रोग का नाम है। यानी विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? राइबोफ्लेविनोसिस रोग उत्पन्न होता है। तो ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना दोस्तों, इस विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन B3 की कमी से रोग उत्पन्न होता है पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग? पेलेग्रा। पेलेग्रा रोग। कौन सा रोग? पेलेग्रा रोग। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पेलेग्रा रोग उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग का नाम है दोस्तों, उस रोग का नाम आपको ऊपर बता देता हूं यहाँ पर। इस रोग का जो नाम है, इसकी कमी से जो रोग उत्पन्न होगा उसका नाम है रक्ताल्पता। क्या नाम है? रक्ताल्पता। रक्ताल्पता। क्या नाम है? रक्ताल्पता। विटामिन B12 की कमी से जो रोग उत्पन्न होगा उसका नाम है रक्ताल्पता। इसका मतलब क्या है? पहले इसका संधि विच्छेद करो। इसकी संधि विच्छेद होगा रक्त प्लस अल्पता। रक्त प्लस अल्पता। रक्त का मतलब खून और अल्पता का मतलब कमी, यानी खून की कमी होना। किसकी कमी होना? खून की कमी होना। खून की कमी होना। अगर हमारे भोजन में विटामिन B12 की कमी है तो हमें रक्ताल्पता रोग हो जाएगा, यानी हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको मैं PDF दे दूंगा, इसके नोट्स दे दूंगा, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना पड़ेगा ज्ञान का अड्डा। ज्ञान का अड्डा। इस चैनल के ऊपर मैं आपको पूरी PDF दे दूंगा। अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो नोट्स लेके, है ना। वैसे साथ साथ में आप नोट्स बना भी सकते हो अपने, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स अच्छे रहते हैं, याद भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्या कर सकते हो? फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे 10वीं क्लास की तैयारी करते हैं, जिनके पास ये वीडियो पहुंच गया है, बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए, उनको बता दीजिए कि इस प्रकार से क्लास चल रही हैं, तो वो बच्चे भी जुड़ जाएंगे। उन बच्चों की भी क्या हो जाएगी? सहायता हो जाएगी। बिल्कुल फ्री में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पूरी साइंस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था भोजन। भोजन क्या है, उसके बाद भोजन के प्रकार, उसके बाद हमने पढ़ा कुपोषण। कुपोषण में हमने क्या पढ़ा? विटामिन कुपोषण। और विटामिन कुपोषण में हमने कहाँ तक पढ़ लिया? विटामिन B तक पढ़ लिया। इसके बाद विटामिन C और विटामिन D, दो बातें और बाकी हैं विटामिन के बारे में। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में, फिर हम बात करेंगे खनिज लवण के बारे में। इस प्रकार से हमारा भोजन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम चर्चा करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में? मानव स्वास्थ्य के बारे में। इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर 4 नंबर का आपको पता भी, मैंने बताया भी था आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा सा। अगर आपको कोई डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों को अपने स्कूल में बताना, अपने आसपास के जो भी बच्चे उनको बताना कि इस प्रकार से क्लासेस चल रही हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, लव यू सभी को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।